नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं मूडीज की एक रिपोर्ट के बारे में। मूडीज क्या है? दरअसल मूडीज एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है जो अलग अलग पहलुओं पर रेटिंग करती है विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की। तो यहाँ पर मूडीज ने भारत के संबंध में कुछ रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट में आधार के बारे में कहा गया है कि आधार जिस लिए लाया गया था, दरअसल उन सभी उद्देश्यों को पूरा करने में यह अक्षम है। यहाँ पर सक्षम की बात नहीं की जा रही है, अक्षम की बात की जा रही है। दरअसल उसका ये कहना है कि जो ह्यूमिड एरियाज हैं वहाँ पर इसमें कुछ तकनीकी खामियां देखने को मिल रही हैं। तकनीकी खामियां क्या हैं, उस पर आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी सूचना आप लोगों तक पहुंचानी है, पहले वो डिलीवर कर दें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें, संस्कृति आईएएस की तरफ से बीपीएससी के लिए कोर्स लॉन्च किया गया है। ये कोर्स आप देखेंगे 15 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा। साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि फाउंडेशन कोर्स है, अर्थात प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी कराई जाएगी। क्या कुछ इसमें खास है, उन बातों को देख लें। कोर्स में क्या क्या बातें शामिल होंगी, तो 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं होंगी। साथ ही साथ इसकी जो वैधता होगी, कोर्स शुरू होने से लेकर के 1 वर्ष तक होगी। इसके अलावा आप सभी को असीमित बार देखने की सुविधा होगी। प्रतिदिन 2 कक्षा होगी। साथ ही साथ नियमित क्लास टेस्ट भी होगा ताकि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप अप्लाई कर सकें और आप अपना मूल्यांकन कर सकें कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है वाकई में वो पेपर में आ रहा है, पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ाना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, समझना भी ज़रूरी है कि हम उस कंटेंट के आधार पर कितना अपने आप को कंफर्टेबल फील कर पा रहे हैं जब प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में बैठ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर प्रत्येक विषय की बात करें या खंड की बात करें तो प्रिंटेड नोट्स भी अवेलेबल कराया जाएगा ताकि कभी भी आप उसे लेकर के दोहरा सके, कभी आपको कंटेंट की समस्या ना हो। इसके अलावा जब फीस की बात होती है तो 25,000 इसकी फीस रखी गई है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास फी एक बार में देने के लिए सुविधा नहीं होती है या देने में सक्षम नहीं होते हैं, तो इसके लिए ईएमआई की आसान सुविधा भी यहाँ पर दी गई है, अर्थात 3 किस्तों में आप ईएमआई के माध्यम से भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो ये रही वो जरूरी सूचना। आप सभी अपने आप को एनरोल करा सकते हैं जो व्यक्ति बीपीएससी दे रहे हैं या बीपीएससी के लिए सीरियस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। आधार सबके पास होगा और आधार से जुड़ी सेवाएं भी आप ले रहे होंगे। लगातार इसकी बात होती रही है कि आधार को अपडेट करना है, न केवल आधार को अपडेट करना है बल्कि लिंक भी करना है आपके अकाउंट नंबर से। साथ ही साथ जो आपका पहचान पत्र है, अलग अलग सेवाओं से लिंक करने की बात हुई है अलग अलग क्षेत्रों में। अब उसी को लेकर के जो मूडीज है उसने रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट के माध्यम से बताया है कि इसमें समस्याएं आ रही हैं। तो ये जो द हिंदू में प्रकाशित खबर है उसको आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, आधार अनरिलायबल इन हॉट ह्यूमिड इंडिया। मूडीज ने ये रिपोर्ट प्रकाशित की है, तो इससे संबंधित बातों को समझना है। यहाँ पर देखिए, मूडीज ने इस नाम से रिपोर्ट जारी किया है और ये जो रिपोर्ट है अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें ये पूछ लिया जाता है कि ये रिपोर्ट किसने जारी किया है, या मूडीज का नाम लेकर के और फिर इसके बारे में पूछा जा सकता है क्या इसने जारी किया है, किसी और संस्था ने जारी किया है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो इन्होंने जो ये रिपोर्ट जारी किया है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एंड डिजिटल एसेट्स, ठीक है। अब इसमें कहा गया है और मूडीज ने यह चिंता जाहिर किया है कि आधार जो केंद्रीकृत पहचान प्रणालियों की गोपनीयता बनाए रखने का दावा करता है, दरअसल उसकी गोपनीयता और सुरक्षा खामियां जो उजागर हो रही हैं, किन किन क्षेत्रों में उजागर हो रही हैं, अभी थोड़ी देर में हम समझ लेंगे। सेशन खत्म होने तक सारी बातें हमारे सामने होंगी। तो यहाँ पर देखिए, मूडीज के अनुसार कौन कौन सी चिंताएं हैं। तो ये कहना है मूडीज का कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल आइडेंटिटी या आईडी प्रोग्राम है। हम आधार के बारे में बात कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि इसमें जो डेटा लिया जाता है वो बायोमेट्रिक होता है, जनसांख्यिकी डेटा यहाँ एकत्र किया जाता है। अभी तक जो डेटा लिया गया है 1.2 बिलियन निवासियों का को विभिन्न सेवाएं जो दी जा रही हैं उससे संबंधित सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं और इतने लोगों को यहाँ पर रजिस्टर किया जा चुका है।
लेकिन समस्या ये है कि अक्सर ये जो सेवाएं ली जा रही हैं उसमें खामी देखी जा रही है। खामी क्या है? तो ये कहा जा रहा है जो बायोमेट्रिक आप लोगों ने जब अपना आधार कार्ड बनवाया होगा तो फिंगर प्रिंट प्रिंट आपने दिया होगा। इसके अलावा जो आयरिस है, आई का भी आप लोगों ने बायोमेट्रिक डेटा दिया होगा। कई बार फेस रिकॉग्निशन की भी बात आती है, वो भी दिया गया है। और मान लीजिए कि जो डिवाइस है किसी वजह से वो काम नहीं कर रही है और आप गए किसी भी दुकान पर, जैसे थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो पीडीएस के तहत राशन उठाता है। मैं बात कर रहा हूँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली। वो व्यक्ति गया और फिर जो उसका फिंगरप्रिंट है या तो वो काम नहीं कर रहा है, या फिर जो फेस रिकॉग्निशन है वो काम नहीं कर रहा है, या फिर जो बायोमेट्रिक जितना भी आप कह सकते हैं, एक लाइन में कहें तो बायोमेट्रिक सिस्टम से जो आपकी आइडेंटिटी वहां पर ली जाती है वो काम नहीं कर रही है, फिर आपके सामने समस्या है। समस्या ये है कि फिर आपको वो राशन नहीं मिल सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि अगर आधार नहीं भी है तो भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए पीडीएस लाया गया है वो ज़रूरी है और उन उद्देश्यों को पूर्ति करनी है। अर्थात जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता ये सब शामिल है, उसमें रोटी का मतलब यही है। उन्हें पूरा करना है और आपको देना है। फिलहाल ये कहा जा रहा है बायोमेट्रिक जो तकनीक है उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर गोपनीयता और सुरक्षा जोखिम लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी चीज़ को लेकर के मूडीज़ ने चेतावनी जारी की है। लेकिन ये जो पश्चिमी देशों की जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसियां हैं, कई बार यह पूर्वाग्रह से ग्रसित होती हैं। भारत के संदर्भ में और भारत की जो सेवाएं हैं इनको लेकर के लगातार नकारात्मक बातें करती रहती हैं। भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसकी नकारात्मक रेटिंग करती रहती हैं, ताकि भारत में निवेश भी प्रभावित हो। अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा इस टॉपिक से हट करके हम बात कर लेते हैं कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों का और जो इन्वेस्ट होता है भारत में उसका क्या संबंध है। दरअसल कोई भी कंपनी या मल्टीनेशनल जो कंपनी कहा जाता है संक्षेप में, जिन्हें एमएनसी कहते हैं, किसी भी अगर अर्थव्यवस्था में निवेश करती हैं तो निवेश करने से पहले वो सब कुछ देखती हैं कि वहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसा है, वहाँ पर कितनी आसानी से काम किया जा सकता है, प्रॉफिट कितना हो सकता है, इत्यादि इत्यादि बातें। तो सब कुछ रेटिंग करने वाली जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो बताती हैं और उसके आधार पर कोई जो विदेशी कंपनी है वो भारत में निवेश करती हैं। अगर उनकी रेटिंग खराब दी जाती है, उनके द्वारा खराब रेटिंग बताया जाता है, तो फिर वो कंपनी निवेश करने से कतराती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निवेश नहीं करती हैं, लेकिन निवेश करने से कतराती हैं। स्वाभाविक सी बात है कि अगर ऐसी स्थिति है तो भारत में जो एफडीआई है, एफआईआई कह लीजिए, जितने भी प्रकार के निवेश होते हैं वो निवेश प्रभावित होता है। तो ये बातें इनकी भारत के संदर्भ में हमेशा एक एस्पेक्ट रहता है जो नेगेटिव की तरफ ज़्यादा झुका होता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जोखिमों की चेतावनी दी गई है और इनका ये भी कहना है कि जो आर्द्र परिस्थितियाँ हैं उसमें बायोमेट्रिक जो प्रौद्योगिकी है वो ढंग से काम नहीं कर पा रही है, इसलिए यहाँ पर अविश्वसनीयता जताई जा रही है। कहने का मतलब ये है कि जो गर्म क्षेत्र है, जो आर्द्र क्षेत्र है, वहाँ पर बायोमेट्रिक, अगर आप चाहते हैं कि बायोमेट्रिक के माध्यम से आप भुगतान करें या जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, अपनी पहचान वहाँ पर जाहिर करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए इसको विश्वसनीय कह दिया गया है। इस आधार पर तो हम अविश्वसनीय नहीं कह सकते। बहरहाल इससे संबंधित और बातों को समझने के साथ बात ये आती है कि आधार क्या है। आधार 12 अंकों का एक विशिष्ट पहचान पत्र है। ये आप देख रहे हैं कि आधार की बात हो रही है, 12 अंक उस पे होते हैं। लेकिन आधार का मतलब ये नहीं है कि यह नागरिकता की पहचान है। नागरिकता जो संविधान में बताया गया है उसके अनुसार बताया जाता है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं है। आधार केवल निवासी की पहचान कराता है, आपकी आइडेंटिटी कराता है। तो यहाँ पर 12 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र है। यह निवासी भारतीय के लिए पहचान है, साथ ही साथ जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक इसमें जानकारियां दी जाती हैं, उससे व्यक्ति की विशिष्ट पहचान जाहिर होती है।
यहाँ पर स्वैच्छिक सेवा है, वर्तमान दस्तावेज के बावजूद भी, अर्थात आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि आपके पास इलेक्शन कार्ड हो, सब कुछ होने के बावजूद भी आप इस दस्तावेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इस दस्तावेज का इस्तेमाल करते हैं अर्थात आधार का प्रयोग करते हैं, तो बाकी जो इसके सहयोगी दस्तावेज हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। सार्वभौमिक पहचान की एक अवसंरचना डेवलप करता है, इसके माध्यम से ही आपके सारे काम लगभग हो जाते हैं। कोई भी आप सिम लेने जाइए या फिर कहीं पर पहचान की बात हो तो केवल आधार दिखा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बाकी अन्य चीज़ों की ज़रूरत, हाँ, कहीं पर कंपल्सरी है तो उसके लिए वो कहा जा सकता है कि विशेष प्रावधान है। आगे बढ़ें, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आंकड़े क्या हैं, तो अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि 134 करोड़ आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। इससे क्या लाभ हो रहा है, किन क्षेत्रों में लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर बताया गया है कि 1000 जो सरकारी योजनाएं, 1000 की जब बात की जा रही है तो इसका मतलब ये है कि केंद्र के द्वारा जो चलाई जा रही है सरकारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, और राज्यों के द्वारा जो चलाई जा रही हैं सरकारी और कल्याणकारी योजनाएं, उन सब की बात की जा रही है। तो यहाँ पर केंद्र, इसमें भागीदारी की बात करें तो केंद्र के द्वारा 315 योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही साथ यहाँ राज्य के द्वारा, यहाँ पर बताया जा रहा है अलग अलग राज्यों के द्वारा 650 के करीब योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो लगभग योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है कि ये योजनाएं हैं, और इन टोटल योजनाओं के आधार पर कहा जा रहा है कि इन सभी योजनाओं का लाभ आधार के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है, नागरिकों तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ वयस्क नागरिकों का आधार अगर देखा जाए तो ये कहना है कि उनका लगभग 100% आधार जारी कर दिया गया है और उसके माध्यम से उनको सेवाएं दी जा रही हैं। ये बताया गया है कि ये बातें इसमें जो कही गई हैं, जो बातें हमने देखा, वो बातें यहाँ पर बताई गई हैं। फिलहाल इससे संबंधित बातों को और देख लें तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कार्य क्या करता है, यह आधार का प्रबंधन करता है, आधार कार्ड जो है। अब इसी से संबंधित जो बातें हैं, यहाँ पर प्राधिकरण शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो प्राधिकरण, कई बार शब्दों को लेकर के समस्या होती है। तो प्राधिकरण का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि कानूनी निर्णय लेने और आदेश देने का कानूनी अधिकार रखने वाली कोई संस्था। तो ये वही संस्था है जो आधार के संबंध में निर्णय लेती है। अब बात ये आती है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 12 जुलाई 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। ये कार्य क्या करता है, आधार जारी करता है। अब इसके साथ साथ इससे संबंधित अन्य लक्ष्यों के बारे में बात कर लें तो हाशिए पर मौजूद जो समूह हैं उनको एकीकृत करने का भी काम करता है, और जो कल्याणकारी लाभ हैं, कल्याणकारी लाभों तक पहुंच का ये विस्तार करता है। किसके माध्यम से, आधार के माध्यम से। अब इन बातों को समझने के साथ बात यहाँ पर ये आती है कि आधार का महत्व क्या है। तो आधार के महत्व की बात करें तो लीकेज की समाप्ति, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि ये मान लीजिए कि सी है सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ पर अलग अलग राज्य हैं, ठीक है, ये अलग अलग राज्य हैं। अब जितने राज्य हैं उन राज्यों की बात कर लीजिए। सरकार यहाँ से कोई योजना शुरू की और उसके लिए जो धन आवंटित किया गया, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 1 CR। 1 CR जो धन आवंटित किया गया, राज्यों तक पहुंचते पहुंचते वो काफी हद तक कम हो जाता है। जो लाभार्थी हैं, लाभार्थियों की काल्पनिक तरीके से संख्या बढ़ जाती है। काल्पनिक तरीके से अर्थात कुछ ऐसे लाभार्थी, छद्म लाभार्थी तैयार कर दिए जाते हैं जो उस योजना के लाभार्थी नहीं हैं, और उनके नाम पर कुछ अलग लोग उसका बेनिफिट लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर लीकेज देखने को मिलता है। अगर यहाँ से एक व्यक्ति के लिए मान लेते हैं कि सरकारी योजना के तहत 100 रुपया भेजा गया, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते यह पॉसिबिलिटी बनती है कि 10 रुपये ही उस व्यक्ति को मिल पाता है। यहाँ पर लीकेज है, तो इस लीकेज को समाप्त करने में ये सहायक है। लीकेज को कैसे समाप्त करने में सहायक है, सरकार ने जनधन योजना शुरू किया और उस योजना के माध्यम से ये कहा कि जितने लोग खाता खुलवाएंगे, खाता को आधार से लिंक कर दिया गया, लाभार्थी की पहचान कर दी गई, और जनधन खाते में लोगों को जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, जो भी सब्सिडीज दी जा रही हैं, या जो भी कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ दिया जा रहा है, डीबीटी के माध्यम से अर्थात प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से वो सेवाएं दी जा रही है।
अब यहाँ पर डिजिटली सब कुछ हो रहा है, तो जो लीकेज की समस्या थी, उस लीकेज की समस्या का समाधान कर लिया गया। एक तो ये बात है। मासिक पेंशन दिया जाता था, इसमें भी कई सारी समस्याएं होती थी। अब इस समस्या का भी समाधान कर लिया गया। भविष्य निधि, इससे भी संबंधित जो समस्याएं होती थी, इस समस्या का भी समाधान कर लिया गया। साथ ही पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड की बात करें तो इसके साथ इसको लिंक कर दिया गया। तो अब पासपोर्ट बनवाना भी आसान हो गया है और किसी व्यक्ति का वेरिफिकेशन करना भी आसान हो गया है। जो महीनों लग जाते थे और कई बार बनवाने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, अब इसके माध्यम से आसान हो गया है। तो ये कहा जा रहा है कि ये आधार का महत्व है। लेकिन आधार के जो विभिन्न अनुप्रयोग हैं, उन अनुप्रयोगों को जब हम समझ लेंगे, तब हम इसकी कमियों की बात करेंगे। यहाँ पर पीडीएस के लाभार्थियों की इसके ज़रिए पहचान कर लिया जाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसके तहत जो उसमें वैलिड लोग हैं, वैलिड लोग का मतलब जो उसके लाभार्थी हैं, उन लाभार्थियों को न्यूनतम दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है? आधार सक्षम भुगतान प्रणाली की बात कर लें तो इसके माध्यम से भुगतान भी हो रहा है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की बात करें, ये भी हम लोगों ने बात कर लिया। यहाँ पर एलपीजी की बात कर लीजिए, पेंशन की बात कर लीजिए, छात्रवृत्ति आदि का भुगतान यहाँ डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हो रहा है। जनधन योजना के द्वारा वित्तीय समावेशन बढ़ रहा है, अर्थात जो व्यक्ति वित्तीय व्यवस्था से नहीं जुड़े थे, वो अब धीरे धीरे वित्तीय व्यवस्था से जुड़े हैं। और वित्तीय व्यवस्था से जुड़ने से न केवल उन लोगों की बचत हो रही है, उन लोगों को ऋण भी मिल पा रहा है जो व्यक्ति पहले अनौपचारिक क्षेत्र से जो औपचारिक क्षेत्र से ऋण नहीं ले पा रहे थे, अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण ले रहे थे, अब उनको ये सुविधाएं मिलने लगी हैं। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण सुधार ये हुआ है कि यहाँ पर उनको बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी भी उपलब्ध हो पाई है। इसके अलावा भी बात करें तो बैंकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंकों की साख सृजन क्षमता भी इससे बढ़ गई है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लाभ हुए हैं। इसके अलावा पेंशन की बात कर लें, इसके माध्यम से विभिन्न सेवाएं जैसे पेंशन हम दे पा रहे हैं और डीबीटी के माध्यम से दे पा रहे हैं। पासपोर्ट की बात हम लोगों ने की है। जैम ट्रिनिटी की बात कर लें, इसकी भी बात हमने कर ली। मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने का भी काम किया गया है। तो ये इसके अनुप्रयोग हैं, इन इन क्षेत्रों में आधार का प्रयोग किया जा रहा है। अब जब हम अनुप्रयोग की बात कर रहे हैं तो आप एक बात सोचिए कि अगर एक व्यक्ति का अकाउंट, ठीक है, आधार से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति का उस व्यक्ति का पैन कार्ड उसे आधार से जुड़ा हुआ है, उसका पासपोर्ट आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, इसके अलावा जितने भी योजनाओं में वो लाभार्थी है, सब कुछ आधार से लिंक्ड है। अगर कोई व्यक्ति आधार को हैक कर लेता है, आधार नंबर को हैक कर लेता है या इसके सिस्टम को हैक कर लेता है, तो उस व्यक्ति के लिए उन सभी डेटा तक पहुंचना आसान हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति उस डेटा तक पहुंच गया, एक डेटा तक अर्थात आधार को वो हैक कर पाया, तो उन सभी जितने भी उससे लिंक्ड हैं उसकी जानकारी उसके पास होगी और फिर उसके आधार पर वो धोखाधड़ी कर सकता है। तो एक तो सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। तो ये कहा जा रहा है इसके समक्ष चुनौतियाँ कौन-कौन सी हैं? गोपनीयता को लेकर के लगातार और डेटा सुरक्षा को लेकर के लगातार ये बातें होती रही हैं, कोर्ट में भी मामला गया, गोपनीयता को लेकर के मामला गया, लगातार इस पर बातें हुई हैं। तो एक तो ये हमारे सामने है। मान लीजिए अगर एक डेटा लीक हुआ तो गोपनीयता भी हमारी जाएगी और डेटा सुरक्षा भी हमारी वहाँ पर खतरे में है। साथ ही जो प्रमाणीकरण से संबंधित चुनौतियां हैं, कैसे हम प्रमाणित करेंगे, ये भी हमारे सामने एक चुनौती के रूप में मौजूद है। साथ ही प्रमाणीकरण से बहिष्कार, मान लीजिए आप गए प्रमाणित कराने के लिए, उसके लिए जो इंफ्रा है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, बायोमेट्रिक ढंग से काम नहीं कर रहा है, वो सही ढंग से आपके अंगूठे का निशान नहीं ले पा रहा है, बार बार फेल्ड हो रहा है, फिर आपकी सेवाएं वहां पर बाधित हो रही हैं। प्रमाणीकरण के बहिष्कार का मतलब ये है कि वो पहचानने से इनकार कर रहा है। अब ये कहा जा रहा है, जो मोडीज के द्वारा बताया गया है, कि ह्यूमिड कंडीशन में ये समस्याएं आती हैं और अगर लाभार्थी की बात करें तो वो पहचानने से इनकार कर रहा है, तो जो लाभार्थी का हित है वो प्रभावित हो रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या यह भी है। सहयोगी सेवाओं की उपलब्धता की बात करें तो इससे चालू करने के लिए या इसका प्रयोग करने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं कि बायोमेट्रिक जो प्रमाणीकरण उपकरण है वो आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ इंटरनेट और फास्ट इंटरनेट की सुविधा भी होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि डिवाइस भी तो होना चाहिए और तब जा कर के आप इस सेवा का लाभ ले पाएंगे।
ठीक है, इस सेवा का लाभ ले पाएंगे। लेकिन इन सभी समस्याओं के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो सुरक्षा संदेह है वो अभी तक बना हुआ है, क्योंकि एक अगर डेटा लीक होता है तो आपकी गोपनीयता और डेटा सुरक्षा सब कुछ जाती रहेगी। इसलिए ये कहा गया है कि इसका दुरुपयोग संभव है और कई बार दुरुपयोग की रिपोर्टिंग भी हुई है कि डेटा जो आधार का है वो चोरी हो गया है और डेटा हैक कर लिया गया है। तो ये हमारे सामने समस्याएं हैं, ये हमारे सामने चुनौतियां हैं। तो इससे संबंधित उन बातों को हम लोगों ने समझा जो आधार को लेकर के मूडीज ने कहा है, और न केवल मूडीज बल्कि इससे संबंधित हमने भी अर्थात भारत में भी कई चुनौतियों को दर्ज किया गया है। सरकार को चाहिए कि इन सभी चुनौतियों को कंसीडर करे और इसमें जो खामियां हैं उन खामियों का समाधान करे, ताकि इसे और दक्ष प्रणाली के रूप में विकसित किया जा सके और जो नागरिक सेवाएं हैं उन सेवाओं को सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही साथ किसी भी सिस्टम में अगर उसका एक पहलू या 1% कहीं पर खामी देखी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा सिस्टम ही खराब है। जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करके हमें आगे बढ़ना चाहिए और सरकार को इस क्षेत्र में काम भी करना चाहिए। जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसियां हैं कई बार निष्पक्ष नहीं होती हैं, इनके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है कई बार वह पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है। हालांकि जो कमियां हैं उनको उनमें सुधार करने की आवश्यकता है और सुधार करके इसे और दक्ष बनाया जा सकता है, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा डिजिटल प्रमाणीकरण एक व्यवस्था है। तो आज के सेशन में इतना ही। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देख लें, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न आप देखेंगे 2018 में पूछा गया है, आधार कार्ड से संबंधित पूछा गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे 2020 में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो अपने आप में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसे ज़रूर देखें और इन दोनों सवाल के जो आंसर हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।